So today I shall throw light on demographic transition model. It is one of the important models of population growth pattern, and it is one of the classical model which is basically based on birth and death rate. So as I told that transition model is related to population growth, and the original concept came by Warren Thompson, American demographer in 1929, and Frank W. Noteston in 1945, who modified it. It is a general model describing the evolution of levels of fertility and mortality over time. And this model has its reference with the experience of developed countries. ये जो मॉडल है अमेरिकन डेमोग्राफर वैरन थॉमसन ने प्रस्तुत किया था ये खास तौर से जो विकसित राज्य थे, विकसित देश थे, यूरोप महाद्वीप, अमेरिकन महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, तो इनके जो एक्सपीरियंस थे पॉपुलेशन ग्रोथ का, उसका मंथन करने के बाद और ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल हमारे सामने उन लोग ने प्रस्तुत किया। उस दौरान यूरोप अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी और उस दौरान किस प्रकार से बर्थ रेट और डेथ रेट बढ़ा, फिर कम हुआ, कंट्रोल हुआ और किस प्रकार से चेंज आया फ्रॉम हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट टू लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट, इसका उन्होंने एक्सपीरियंस डेवलप्ड नेशंस को लेते हुए एक हमारे सामने मॉडल प्रस्तुत किया। Thomas ने basically identified three band groups of countries on the basis of birth rate and death rate. तीन ग्रुप समूह के देशों पे उन्होंने विभाजित किया। ग्रुप ए में उन्होंने पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के देशों को रखा। Under this group, characterized by death rates that had fallen steadily over the previous few decades and birth rates moving above rapidly towards the level of the death rate, indicating in future a very low population growth. ग्रुप बी में भी उन्होंने पूर्वी और दक्षिणी यूरोप के देशों के रखा, जहां डेथ रेट जो है वो गिर रही थी और बड़ी तेजी के दर से, रफ्तार से गिर रही थी, पर बर्थ रेट जो था वो हाई था, वो गिर नहीं रहा था, धीरे स्लाइटली कुछ कम हो रहा था। एज अ रिजल्ट द पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग रैपिडली। और ग्रुप सी में ऐसे कंट्रीज थे, वो अफ्रीका के कंट्रीज थे, एशिया के थे, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज थे। इन देशों में बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था, एंड ओवरऑल अगर आप नतीजा देखें तो लो ग्रोथ देखने को मिला। Subsequently, Notestian जो है आइडेंटिफाई किया these groups of countries as three stages of demographic transition. Notestian ने ये ग्रुप को ट्रांजिशन स्टेजेस के संज्ञा दी और समझाने का प्रयास किया। रिजल्ट ये था, द मॉडल वाज अडॉप्टेड बाय वेस्टर्न कैपिटलिस्ट एजेंसीज एज अ पार्ट ऑफ their Rostov based stages of economic growth strategy for the third world development. वेस्ट जो पूंजीवादी जो देश थे उस समय रोस्टोव का आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास के जो मॉडल था, उसी को दिमाग में रखते हुए ट्रांजिशन थ्योरी हमारे सामने रखी गई। 1970 में चुंग ने जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पूरे विश्व में उसका विसरण कैसे है उसका मैपिंग दिखाया, और फ्रॉम अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी से उन्होंने इसको बताने का प्रयास किया। अब इसकी जो परिकल्पना है मॉडल की, हाइपोथेसिस, वो इस प्रकार से है, द डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी कम्स बिफोर द डिक्लाइन इन फर्टिलिटी। फर्टिलिटी में गिरावट जो है वो बाद में आती है, मोर्टेलिटी रेट में गिरावट पहले आती है।
दूसरा परिकल्पना है द फर्टिलिटी इवेंचुअली डिक्लाइंस टू मैच मोर्टेलिटी। फर्टिलिटी जो है वो गिरती है, वो मोर्टेलिटी के साथ आगे चल के मैच करने का प्रयास करती है। सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सोसाइटी टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली विथ इट्स डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन। जनांकिकीय जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें सामाजिक और आर्थिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है समाज में वो भी बदलता है। Thus, a special pattern of demographic transition is seen. It focuses a shift from high fertility and high mortality to a low fertility and low mortality. It can happen only when a society progresses from a dominantly rural agrarian and illiterate society to a predominantly urban industrial and literate society। एक प्रकार से समाज जो है वो ग्रामीण कृषि और इलिटरेट समाज का जो है चेंज होता है इनटू अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी। तो ये डेमोग्राफिक चक्र है। इसमें आप देखिए किस तरह से हाई स्टेशनरी से अर्ली एक्सपैंडिंग, लेट एक्सपैंडिंग, लो स्टेशनरी, डिक्लाइनिंग एक चक्र है। और आगे भी 5 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में इसमें दिखाया गया है। स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। टॉमसन और नटेस्टियन ने जो 3 स्टेजेस सजेस्ट किए थे, आगे चल के विभिन्न स्कॉलर्स ने अपने अपने तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया। और वो इस प्रकार से टॉमसन का आपको मैंने दिया, उन्होंने 3 चरण बताए, नॉटेस्टियन ने भी 3 चरण बताए, त्रिवार्था महोदय का 4 चरण है और ब्लेकर का 5 चरण है। ऐसे बहुत सारे और भी हैं। मुख्य लोगों के बारे में हमने आपको इसमें बताने का प्रयास किया। हिज वर्क वॉज चुंग्स के क्लासिफिकेशन पे हम प्रकाश डालते हैं और उन्होंने 2 क्राइटेरिया के आधार पर देशों को वर्गीकृत किया। बर्थ रेट ऑफ 15 per thousand, डेथ रेट ऑफ 30 per thousand. He modified by subdividing the third stage to reflect the substantial post 1960s reduction in birth rate. This forms the basis of an analysis of the situation reached by the end of 20th century. By the end of 20th century, nearly the whole world had reached the third and final stage of transition process. 20वीं शताब्दी के अंत तक जो है वो विश्व जो है थर्ड स्टेज एंड फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांजिशन में पहुंच गया चुंग के हिसाब से। ओनली ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज रिमेन clearly in the first stage. Middle and West African region close to the border between the first and the second stage, and Oceania is on the verge of moving into the third transition stage. तीसरे स्टेज में जो कंट्रीज थे उनमें काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, एक्सेप्ट यूरोप। The death rate is between 6 to 9 per thousand, and one witnessed a much broad spread of crude birth rates. North and South Africa, West and South Central Asia and Central America witness birth rate around 30 per thousand. North America, Australia and New Zealand around 14 per thousand, और ईस्ट एशिया जस्ट अंडर 16 पर थाउजेंड। ये ध्यान देने की बात है कि चुंग्स क्राइटेरिया डू नॉट क्लियरली इंडिकेट व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ पोस्ट ट्रांजिशनल सिचुएशन। चुंग की जो आधार है, क्राइटेरिया है, वो जो है पोस्ट ट्रांजिशन जो परिस्थिति है उसकी ओर इंडिकेट नहीं करती, but on the basis of their distinctive birth rate and the aforesaid 7 regions would seem to qualify for this description. पर अगर हम बर्थ रेट का जो वेरिएशन दिखाया गया है उसके आधार पर हम ये 7 रीजन्स जो हैं डिफरेंट चरणों में जा सकते हैं। A much varied pattern is seen at the level of individual countries. अगर हम विशेष केवल देशों पे फोकस करें तो उसमें काफी आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जैसे लो बर्थ रेट कंट्रीज आर प्लेस्ड इन स्टेज 2, और लो बर्थ रेट कंट्रीज में थे लैटिन अमेरिका के देश और कैरेबियन देश में थे। उसी तरीके से स्टेज 2 में 3 ओशियानिया में थे, 14 एशिया अफ्रीका, with birth rate below 15 per thousand and birth rate 30
or more. Tropical African countries are still in the first stage, while Sub-Sahara Africa only one country moving into the third stage, वो साउथ अफ्रीका का रिपब्लिक है. और स्टेज 3 के जो ए है, 3A वाला जो स्टेज है, स्टेज 3 में दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट को बोला गया है 3A और दूसरे पार्ट को 3B. तो 3A डोमिनेट, ये जो है डोमिनेट खास तौर से नॉर्थ अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका एंड एशिया. Outside tropical Africa and Arabian subcontinent, the vast majority of countries had reached the final stage of transition. जुंग्स का ये वर्गीकरण आपको हमने दिखाया. और इसमें आप देखिए 3 स्टेजेस हैं और इसमें स्टेज 3A और 3B क्लियरली दिख रहा है. और जो डार्क शेडेड पोर्शन है वो प्राकृतिक जो वृद्धि हुई है ड्यू टू बर्थ रेट एंड डेथ रेट, वो दर्शाने का प्रयास किया गया. त्रिवार्थास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस, इनका आधार था बर्थ रेट और डेथ रेट के आधार पर. डिफरेंट कंट्रीज आर एट डिफरेंट स्टेज ऑफ ट्रांजिशन. द रीजन इज ड्यू टू द ड्यूअल नेचर ऑफ मैन, कल्चरल डाइवर्सिटी ने फर्टिलिटी पैटर्न में भी असर डाला. It is often seen that socio-cultural and demographic transition progress moves simultaneously. Different countries require different time span to complete the process in relation with their own pace of economic development. But it is not necessary that demographic change will match with its economic and technological achievements. Even a country with low level of achievement can have an easy access to medicines. त्रिवार्था का जो क्लासिफिकेशन है वो मोस्ट पॉपुलर है और उन्होंने 4 स्टेजेस किए हैं. पहला स्टेज है हाई स्टेशनरी स्टेज. इसमें क्या है, बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई है, पॉपुलेशन लो है, प्री इंडस्ट्रियल और एग्रेरियन स्टेज है. हाई इंसिडेंस ऑफ मिस हैपनिंग्स जैसे सूखा, बाढ़, एपिडेमिक्स इत्यादि देखने को अधिक मिलता है. ट्रेडिशनल परंपरागत और कृषि प्रधान समाज, श्रमों में वर्गीकरण का अभाव, वैल्यू अटैच टू ह्यूमन लाइफ इज लो, पुअर न्यूट्रिशन. और रिजल्ट क्या है स्टेज का, लो एंड फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. स्टेज 2 अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज, बर्थ रेट स्टेबल, डेथ रेट डिक्लाइंस, पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी बढ़ता है. स्टेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के उसमें है सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलती है. डिवीजन ऑफ लेबर की शुरुआत होती है. इम्पल्स टू द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा पर बल अधिक दिया जाता है. आगे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता है, इम्प्रूवमेंट इन कृषि प्रोडक्टिविटी यानी कृषि उत्पादकता में इम्प्रूवमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में राइज, हेल्थ न्यूट्रिशन बेटर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, चाइल्ड सर्वाइवल रेट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, इम्प्रूवमेंट इन द वैल्यू अटैच टू ह्यूमन लाइफ, लार्ज फैमिली से ज़्यादा लोग छोटे फैमिलीज पर बल करते हैं. और रिजल्ट क्या था इस पीरियड में, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. थर्ड स्टेज जो है लेट एक्सपैंडिंग स्टेज, इसमें बर्थ रेट डिक्लाइन करता है, डेथ रेट लगभग स्टेबल और कम लेवल लो रेट पे बढ़ता है, लगभग स्टेबल ही रहता है. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज फेयरली हाई बट इट शोज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड. द गैप बिटवीन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी के बीच में जो गैप है वो कम होते रखता है. चाइल्ड सर्वाइवल हैज इम्प्रूव्ड एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी इज वेरी लो. Cost of education and skill enhancement of children rises. Focus on small family size और रिजल्ट क्या है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ. फोर्थ स्टेज जो है लो स्टेशनरी स्टेज, बर्थ रेट एंड डेथ रेट हैव स्पेशलाइज्ड एट लो लेवल. एज ऑफ लेट इंडस्ट्रियल एंड अर्बन स्टेज, गैप बिटवीन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेस जो है वो कम होता है. टेक्नोलॉजी एकदम एडवांस्ड होती है, लाइफ एक्सपेक्टिंग जो है वो राइज करती है 60 साल से ऊपर. इंक्रीज डिवीजन ऑफ लेबर और individuals have to spend a long time in acquiring skills. Value attached to human life becomes very high. Individual attainments become primary goal of people. Result, a low growth rate of population.
अब हम आते हैं ब्लेकर्स क्लासिफिकेशन पर। इन्होंने 5 चरणों में बांटा। पहला स्टेज है, वही सेम नाम है, हाई स्टेशनरी स्टेज, जिसमें इनिशियल स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, बर्थ रेट 35 पर 1000, डेथ रेट भी 35 बाय 1000, पॉपुलेशन इज ऑफन स्टेबल। फिर पीपल एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज, एग्रेरियन या कृषि प्रधान समाज, और मास इलिटरेसी। और कौन कौन से देश इसमें आते हैं? खासतौर से इक्वेटोरियल अफ्रीकन countries. Stage 2 में early expanding stage, high birth rate and simply reduced death rate, over 5 per thousand, improvement in sanitation and health condition, high fertility and declining mortality rate. Countries में अफगानिस्तान, ईरान, इराक, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अंगोला, इथोपिया, घाना, मोरक्को, सूडान, ज़ेरे, नाइजीरिया, तंजानिया, कीनिया अफ्रीका के देश है जो ये अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज में आते हैं। तीसरा चरण जो है लेट एक्सपैंडिंग स्टेज, इसमें जो है ग्रोथ रेट स्लो डाउन होता है, डेथ रेट स्टेबलाइजेस अराउंड 15 पर 1000, बर्थ रेट डिक्लाइंस और ये अराउंड 20 पर 1000, और ये समाज जो है अर्बन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ विटनेस करती है। मॉडर्नाइजेशन बिकम्स अ परमानेंट फिनोमेनन, लार्ज फैमिलीज आर नो लॉन्गर एन एसेट। और जो देश इस चरण में आते हैं वो है मिस्र, साउथ अफ्रीका, इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, टर्की, ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, वेनेजुएला, मेक्सिको। चौथा स्टेज जो है जिसको लो स्टेशनरी स्टेज बोलते हैं, इसमें बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट डिक्लाइंस अपरेंटली, ग्रोथ इज वेरी स्लो, पॉपुलेशन इज हाईली अर्बनाइज्ड, और सोशल इकोनॉमिकल एडवांसमेंट्स हमें समाज में देखने को मिलता है। लिटरेसी एंड एजुकेशन लेवल्स भी हाई हैं, लेबर इज मच स्किल्ड एंड स्टेबलाइज्ड। और जो कंट्रीज हैं वो मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशंस ऑफ यूरोप, एंग्लो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस कैटेगरी में आते हैं। फिफ्थ स्टेज जो है वो डिक्लाइनिंग स्टेज है, जिसमें पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट स्टेबल, लो फर्टिलिटी एंड लो मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी इज लो बट फर्टिलिटी इज लो, मोर्टेलिटी इज लो बट फर्टिलिटी इज ऑल्सो लो, दोनों लो हैं बट फ्लक्चुएट करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वेरी हाई। और इसमें जो देश आते हैं, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, जापान, लिथुनिया, लैटविया एक्सेट्रा। तो इसमें जो 4 स्टेजेस हैं वो भी आपको हमने दिखाया है, और इसमें आपके जितने भी स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस, वो भी आपको दिखाया है। इसको आप बारीकी से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से फ्लक्चुएशंस बर्थ रेट और डेथ रेट में हो रही हैं और कैसे चेंजेस हो रही हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। अब हम इस मॉडल के अध्ययन या चर्चा से हमको ऑब्जर्वेशंस, हमने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व ये किया कि जो बदलाव आया है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है समाज में, प्रीडोमिनेंटली रूरल, एग्रेरियन एंड इलिटरेट समाज जो है वो आगे चल के अर्बन, इंडस्ट्रियल एंड एजुकेटेड समाज में बदल जाता है। और इससे कुछ कंक्लूजन्स हम ड्रॉ करते हैं, जैसे डिक्लाइन ऑफ मोर्टेलिटी precedes a decline in fertility. दूसरा हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, डिक्लाइन इन फर्टिलिटी फॉलोज अ डिक्लाइन इन mortality. Gap between the two narrows down. Demographic characteristics of society undergoes changes. Socioeconomic transformation is also witnessed within the society. In fact, every society passes through it. प्रत्येक समाज इन चरणों से वो गुजरता है। अब हम आलोचनात्मक दृष्टिकोण से परिचर्चा करते हैं कि बेस्ड ऑन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन द थ्योरी हैज बीन वाइडली अप्रिशिएटेड as it has provided and effectively portrayed the demographic history of the world. पर इसके कुछ criticisms भी हुए हैं उनके फॉलोइंग ग्राउंड्स पे। पहला है कि this is a generalized model based on empirical observation of the developed regions of Europe, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। डेवलप्ड नेशंस के ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम पूरे विश्व का नतीजा नहीं निकाल सकते। Other countries may not experience the same trend in future, especially the less developed countries, without any modification. Every country has had its unique experience and demographic history. Therefore, a generalized version cannot be taken as a representative of the whole world and all situations. It is obviously deductive in nature.
लॉश्की और विलकॉक्स ने ऑब्जर्व किया कि द थ्योरी इज नाइदर प्रिडिक्टिव नॉर इट्स स्टेजेस आर सीक्वेंशियल। ये सिद्धांत से हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, और दूसरा जो है, एक चरण के बाद दूसरा चरण आना ही है, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। चौथा क्रिटिसिज्म था द डेवलप्ड कंट्रीज विटनेस इट्स पीक इन 1953-54 around 1.22%. In contrast, less developed countries recorded a peak population growth rate of around 2.55% in 1968. Thus, population growth rates in these two groups of countries are quite different from each other. दोनों के ग्रोथ रेट में अंतर है, तो कैसे हम डेवलप्ड नेशंस के ग्रोथ के साथ हम एक जनरलाइज्ड मॉडल संपूर्ण विश्व के लिए हम रख सकते हैं। द थ्योरी लैक्स एक्सप्लेनेटरी पावर as it does not explicitly incorporate any causal factors, not even any direct linkage between trends in mortality and fertility. Its relevance is a descriptive tool. The model says very little about the natural increase in the post-transition situation. Athwa tha, the model is unsuccessful in explaining the population situation at the level of individual country. इंडिविजुअल कंट्री के लेवल पे मॉडल का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही नहीं है। अर्बन इंडस्ट्रियल एरियाज में भी सही नहीं है, बिकॉज इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट। एंड द थर्ड एलिमेंट जो माइग्रेशन का है, उसका हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। तो बिना माइग्रेशन के हम बर्थ रेट और डेथ रेट को लेके हम पूरी चीजें पॉपुलेशन ग्रोथ को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। Zelensky महोदय ने जैसे बताया, the model ignores the migration component of the population change. Therefore, from the outset, it should have been called vital transition because it deals with birth rate and death rate. International migration has been an extremely important component of population change at the particular times. तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और इस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने से पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में भी अंतर आया। केवल बर्थ रेट एंड डेथ रेट को लेते हुए अंतर नहीं दिखा सकते, क्योंकि माइग्रेशन का भी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका रही है। तो इसलिए जेलेंस्की महोदय ने कहा कि बर्थ रेट डेथ रेट लेके अगर हम चर्चा करते हैं, बताते हैं, तो इसको हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी को हम वाइटल ट्रांजिशन के नाम से भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बर्थ रेट एंड डेथ रेट की चर्चा करते हैं। The theory fails to highlight the role of outside inventions. In case of less developed countries, the mortality rate declined at a faster pace due to the transfer of health and medical facilities from developed nations. और लास्ट 11th criticism था the population explosion in the developed countries continued for a long time as compared to less developed nations. Even they witnessed a slow economic, social transformation. Population explosion developed countries का जो समय था, अवधि था, वो कुछ लंबा था as compared to less developed nations. तो इसी वजह से ये थ्योरी को लोगों ने क्रिटिसाइज किया, पर एनीवे the demographic transition theory has been able to facilitate an effective portrayal of the demographic history of the world. कुछ तो बताने का प्रयास किया. It has been able to highlight the process of demographic transition या transformation of any society from an agrarian society into an industrial urban society, thus aptly able to bring out the relationship between socio-economic changes and demographic changes in a lucid style. ये जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, जनांकीय परिवर्तन, इन दोनों के आपसी संबंध को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया. The theory explains the trend of fertility, mortality, and population growth globally in a simple and effective manner. However, its application at a fixed point of time helps in understanding the prevailing pattern of fertility, mortality, and population growth. With suitable modifications, it can serve as the basis for planning for a society at present and what it should expect to experience in future. फिर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हमें प्रिवेलिंग कंडीशन समझना है, तो फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी,
हम समझ सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशंस लाने के लिए जो नियोजन करना है, समाज में नियोजन की बात आती है, वो भी हम कर सकते हैं प्रेजेंट केस में, और फ्यूचर में हम जनरेट भी कर सकते हैं कि हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अगर पैटर्न रहा तो आगे क्या होगा। तो ये सब चीजें हम इस मॉडल के माध्यम से कर सकते हैं। ये डेमोग्राफिक साइकिल दिखाना चाहते हैं कि यही साइकिल है, तो इस साइकिल को अगर हम समझते हैं, सही तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं बर्थ रेट डेथ रेट, और तो प्लानिंग में हमारे काम देगी, और फ्यूचर में भी हम किस प्रकार से अपने को एक ह्यूमन रिसोर्स रिच कंट्री बना सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज जो हमने आपको बताने का प्रयास किया, और आप इसको मन लगा के पढ़िए, समझिए, अंडरस्टैंड करिए। सो वंस अगेन, थैंक यू।